जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपको तो पता है कि कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता पूरे गणित की नींव है। अगर ये आप अच्छा से समझ गए तो आगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो पहले हम लोग यही जाने कि सर्वांग सम मतलब होता है क्या। सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, यानी सभी अंग समान हो, सभी अंग समान हो। तो बच्चों त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? तो त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण। यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की अगर बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम, सर्व अंग सम त्रिभुज। दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे यदि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण, तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोनों के और तीनों कोनों के क्रमशः बराबर हों। कहने का मतलब हुआ बच्चों, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे यदि और केवल यदि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोणों के बराबर हों, तीनों कोणों के बराबर हों, तीनों कोणों के बराबर हों। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए, एक त्रिभुज बनाएंगे, नाम देंगे एबीसी। दूसरा त्रिभुज बनाएंगे, नाम देंगे ए बी सी पी क्यू आर। यहां आपको दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो ऐसी स्थिति में बच्चों यहां ऐसे लिख देते हैं, हम लोग समझने के लिए ऐसा करेंगे, 1 2 3 यहां भी लिख देंगे और 1 2 3 यहां भी लिख देंगे। यानी इधर अगर आप लेते हैं ए बी तो यहां आपको लेना पड़ेगा पी क्यू। अगर यहां आप लेते हैं बी सी तो यहां आप लेना पड़ेगा क्यू आर। यहां अगर आप लेते हैं ए सी तो यहां लेना पड़ेगा आपको पी आर। इस तरह से लेना होगा। कोण में भी यही बात बनेगा बच्चों, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। अगर आप ऐसा लेते हैं त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज आर क्यू पी, तो ये बदल जाएगा बच्चों। अब इसमें आप लोग बताएंगे कैसे लिखाएगा आप। तो यहां अगर आप ए बी लेते हैं तो यहाँ आपको आर क्यू लेना पड़ेगा। पहला दूसरा, तो यहाँ देखिए पहला दूसरा बदल गया। अगर यहाँ ए बी ले रहे हैं
तो यहाँ आपको आर क्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ ऐसे बैठा हुआ है। अगर यहाँ बीसी ले रहे हैं, बताओगे कोई बीसी के लिए क्या लोगे? बीसी है 2 3, तो यहाँ 2 3 में क्या बैठा हुआ है? क्यू पी। बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। यहाँ क्यू लिखेंगे, यहाँ पी लिखेंगे। अगर यहाँ मान लो पहला तीसरा लेते हो तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? आर पी लेना पड़ेगा। अब एंगल के लिए बात करोगे भाई, तो एंगल ए के लिए कौन मिलेगा? एंगल आर मिलेगा। एंगल बी के लिए क्या मिलेगा? एंगल क्यू मिलेगा। और एंगल सी के लिए क्या मिलेगा? एंगल पी मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग को इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जैसे भी हम लोग को सर्वांग देगा 1 2 3 1 2 3 बैठा देंगे। पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, तीसरा को तीसरा के साथ। अगर साइड लीजिएगा तो पहला दूसरा तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा तो दूसरा तीसरा, अब पहला तीसरा तो पहला तीसरा। इस कंसेप्ट को जितना जल्दी आप समझ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी आपको उतना जल्दी समझ में आ जाएगा। और देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो सब जगह कॉन्ग्रुएंसी का ही प्रयोग हो रहा है। इसे 7th क्लास से लेकर के 9th क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं, सब इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें, अगर उन्हें गणित में अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है तो। क्योंकि इसके बिना आप गणित में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसके आगे मैं आपको SAS सर्वांग क्षमता प्रतिबंध प्रूव करने जा रहा हूं, इसलिए इसको अच्छी तरह से लिख लें। अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें, क्योंकि मैं इसके आगे आपको बताने जा रहा हूं। अगर संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।